हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेतु में। मैं संजय कुमार प्रजापति। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ध्वनि को। ध्वनि किसको कहते हैं, यह माध्यम में किस प्रकार से गमन करता है, ठीक है, और ध्वनि की क्या गुण होती है, ठीक है, ध्वनि के गुण के बारे में। और ध्वनि के गुण में हम इसमें सबसे विशेष प्रकार की बात आज जानेंगे बच्चों कि ध्वनि का आयाम किसको कहते हैं, ध्वनि में आवृत्ति क्या होती है, तीक्ष्णता क्या होती है और प्राश्रव्य ध्वनि। कहने का मतलब है बच्चों कि कुल मिला के आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ ध्वनि के गुण को, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ध्वनि कहते किसको है, पहले ध्वनि है क्या। आइए सबसे पहले हम इस विषय में चर्चा करते हैं कि ध्वनि है क्या, ध्वनि किसको कहते हैं। ध्वनि ध्यान से समझिए बच्चों, ध्वनि को, ध्वनि जो है किसी वस्तु में जब कंपन होगा तो उस कंपन से जो उत्पन्न होगे उसी कंपन को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। यानी किसी वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न ध्वनि, ठीक है ना, किसके कारण उत्पन्न होती है, किसी वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती है ध्वनि। जो आवाज़ हमको सुनाई देती है उसी आवाज़ को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। यानी ध्वनि किससे निकलती है, तो ध्वनि बच्चों कंपन से निकलती है। जब किसी वस्तु में क्या करेगी, कंपन करेगी तो ध्वनि निकलेगा, ठीक है ना। ध्वनि समझ में आ गई, ध्वनि किसको कहेंगे। तो अब बात करते हैं ध्वनि के गुण के बारे में, ठीक है। ध्वनि का गुण, ध्यान से समझिए ध्वनि के गुण के बारे में। पहला हम आपको गुण बताने वाले हैं, आज इसमें गुण समझ जाइए। इस वीडियो में पूरा हम आज कुल मिला के गुण की चर्चा करने वाले हैं। तो पहला गुण है बच्चों, ध्यान से लिखते जाइएगा, इसको साफ कर देते हैं। पहला बात है ध्वनि का तीव्रता, इंसेंटी, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता जिसको हम क्या कहते हैं, आयाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। अब ध्यान से समझिए, हम बोले हैं कि जब कोई वस्तु कंपन करेगा, ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये कंपन तरंग है, ये क्या है, कंपन तरंग। इस प्रकार से ध्वनि गमन करती है, ठीक है ना। हम अभी बता रहे हैं कि आयाम किसको कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता किसको कहते हैं। ध्यान से समझिए, ये हो गया आपका गर्त और ये हो गया शीर्ष। यानी जो ऊंचा है वो शीर्ष, जो नीचा है गर्त। यानी इसको कहेंगे हम गर्त और इसको कहेंगे शीर्ष, ठीक है। जो ऊंचा है वो शीर्ष और जो नीचे है उसको क्या कहेंगे, गर्त। तो ये देखिए कंपन है, कंपन की ऊंचाई यानी जितना मैक्सिमम ऊंचा जाएगा, ऊंचाई शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। यानी जितना ध्वनि ऊपर जाएगा, इसके कंपन, ध्वनि का कंपन जितना ऊपर जाएगा और जितना नीचे जाएगा, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। कुल मिला के बात समझ में आई। अब दूसरा फिगर देखिए, अब बताइए, ये भी ध्वनि और ये भी ध्वनि, किस इस फिगर में आयाम ज़्यादा है कि इस फिगर में आयाम ज़्यादा है। तो इस फिगर में आपका आयाम क्या है, ज़्यादा है, और इसमें आयाम क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसका शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी कम है। शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी कम है, इसलिए इसका आयाम कम है। और इसमें शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी ज़्यादा है, इसलिए इस ध्वनि का आयाम ज़्यादा है। आयाम समझ में आए। यानी तरंगों का शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, आयाम कहते हैं, ठीक है ना। और इसी आयाम से ध्वनि की तीव्रता का पता चलता है। किसका पता चलता है,
तीव्रता का पता चलता है। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में। यानी ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? डेसिबल में। डेसिबल लिख लीजिए। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? डेसीमीटर, या इसको माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं, इसको हम माइक्रोवाट प्रति मीटर, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ध्वनि की तीव्रता को किससे मापेंगे? डेसिबल से मापेंगे या माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता को क्या कहते हैं? आयाम भी कहते हैं। आयाम किसको कहते हैं? तो ध्वनि से जो उत्पन्न तरंग होती है, वह तरंग में शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। अब समझिए कि यदि किसी ध्वनि की आयाम ज़्यादा हो या फिर आयाम कम हो तो क्या होगी? यहाँ हम मिटाते हैं। ध्वनि की तीव्रता से क्या पता चलता है? ध्वनि की तीव्रता से दो चीज़ पता चलता है। क्या? या तो ध्वनि धीमा होगा या तो ध्वनि क्या होगा? तेज होगा। दो चीज़ पता चलता है, या तो ध्वनि तेज होने का या तो ध्वनि धीमा होने का। ठीक है ना? तो ध्वनि कब तेज होगा या कब धीमा होगा, इससे पता चलता है आयाम से। ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि इसका आयाम देखिए, ठीक है, और इसका आयाम देखिए। अभी आपको किस में आयाम ज़्यादा दिख रहा है? तो इसका आयाम ज़्यादा दिख रहा है, इसका आयाम कम दिख रहा है। तो जिसका आयाम कम होगा वह ध्वनि क्या होगा? धीमा होगा। यानी आयाम क्या होगा? आयाम कम होगा। आयाम कम होगा तो ध्वनि क्या होगा? धीमा होगा। आयाम ज़्यादा होगा तो ध्वनि क्या होगा? तेज होगा। ये आयाम है। आयाम ज़्यादा होगा तो ध्वनि क्या होगा? तेज होगा। ध्यान से समझिए। हम लोग नॉर्मल बातचीत में जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि पर हम लोग आपस में बात करते हैं। यानी जब हम आपस में बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसकी जो तीव्रता होती है, उसकी तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती है। डेसिबल होती है। अगर यही ध्वनि की तीव्रता 90 से ज़्यादा हो जाए, कितना से? 90 से अधिक। ठीक है, अगर 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि की तीव्रता है तब वह ध्वनि प्रदूषण ध्वनि के अंतर्गत आएगा। यानी उस ध्वनि को कहेंगे यह ध्वनि प्रदूषित ध्वनि है। ठीक है ना? और इस ध्वनि को ज़्यादा देर तक सुनना हमारे कान के लिए हानिकारक होगा। ठीक है ना? तो 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? प्रदूषित ध्वनि। प्रदूषित ध्वनि के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है ना? यानी जिस ध्वनि की आयाम या तीव्रता या इंटेंसिटी, इसकी जो आवृत्ति मतलब डेसिबल होगा, अगर 90 डेसिबल से अधिक है तो यह ध्वनि प्रदूषण ध्वनि में गिना जाएगा। जैसे जहाँ शोरगुल हो रहा है, जहाँ जिस जगह पे ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, समझ जाइए वहाँ जो डेसिबल है ध्वनि की वह 90 डेसिबल से अधिक होगी और यह हमारे कान के लिए हानिकारक होता है और यह ध्वनि प्रदूषित ध्वनि के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ समझिए। ठीक है, इसको इतना मिटाते हैं। अब देखिए, ये ध्वनि तेज और धीमा। ध्वनि धीमा किस में होगा? तो लड़की में। ठीक है ना? कोयल में, कोयल, बुलबुल, ये सब जो है ध्वनि जो उत्पन्न करती है यह धीमा ध्वनि, यानी इसकी आयाम कम होती है। जबकि लड़का, शेर,
बाघ, इस सब की ध्वनि क्या होती है? तेज ध्वनि होती है। ठीक है, यानी ध्वनि का तीव्रता या आयाम आपको समझ में आए। आगे हम बात करते हैं बच्चों आवृत्ति की। ध्वनि की आवृत्ति लिखिए, ध्वनि की आवृत्ति समझते हैं। तीव्रता खत्म, ध्वनि की आवृत्ति लिखिए। ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है ना। जल्दी इसको हेडिंग दीजिए, बताते हैं आगे। आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं ध्वनि की आवृत्ति को। ध्यान से समझिए, ध्वनि की जो आवृत्ति है ना, इसको हम ध्वनि की आवृत्ति को तारत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारत्व। तारत्व, ध्वनि की आवृत्ति को तारत्व भी कहते हैं। ये तीक्ष्णता भी कहते हैं, तीक्ष्णता, ठीक है ना। सब इसी का नाम है। ध्वनि की आवृत्ति कहिए या ध्वनि की तीव्रता तारत्व कहिए या ध्वनि की तीक्ष्णता कहिए, ठीक है, ये सब इसी का नाम है। या फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश में इसको आवृत्ति को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से समझिए, ये ध्वनि की आवृत्ति या तारत्व या तीक्ष्णता क्या होती है, इस गुण में ध्वनि को क्या होता है। तो इसमें हम बात करेंगे आवृत्ति को, समझना है इसमें आवृत्ति। जैसे ठीक इसके पहले आप समझे थे ना आयाम को, उसी प्रकार से अगर आप आवृत्ति समझ जाते हैं तो समझ जाइएगा इसके गुण को भी, ध्वनि के गुण को भी। तो आवृत्ति कहते हैं किसको? तो आवृत्ति का आप परिभाषा लिख सकते हैं। आवृत्ति यानी समान लंबाई हो, ध्यान से समझिए, समान लंबाई, समान लंबाई और समान समान तरंगों, समान लंबाई और समान तरंगों के, समान लंबाई में तरंगों की संख्या, समान लंबाई में तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ध्यान से समझिए, आवृत्ति कहते हैं। यानी लंबाई क्या होना चाहिए? समान। लंबाई क्या हो? अगर समान हो और उसमें यदि तरंगों की संख्या ज़्यादा होगी, जिसमें तरंग अधिक होंगे उसमें आवृत्ति अधिक होगी। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये लंबाई है, ठीक है ना, और एक लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, ये दो लंबाई है, लगभग दोनों की लंबाई आपस में समान है, ठीक है ना। मान लीजिए दोनों की लंबाई आपस में समान है। अब ध्यान से समझिए, इसमें जो ये तरंग है, इसमें ये तरंग है, ठीक है ना, और इस लंबाई वाला में देखिए इसमें तरंग है। अब बताइए बच्चों, समान लंबाई है और ये बीच में तरंग भरा है, क्या है? तरंग है। तो बताइए किस ध्वनि की, यानी ये है ए ध्वनि और ये है बी, दो ध्वनि, किस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी? तो जिसमें तरंग की संख्या अधिक होगी उसकी आवृत्ति अधिक होगी। यानी इसमें जो है वह आवृत्ति क्या होगी? कम होगी, और इसमें जो है आवृत्ति वह अधिक होगी। यह चीज़ समझ में आई? जिसमें समान लंबाई या फिर कह सकते समान समय, समान लंबाई में तरंगों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी आवृत्ति उतनी तेज होगी या उतनी ज़्यादा होगी, या फिर उसका तारत्व उतना अधिक होगा, या फिर उस ध्वनि की तीक्ष्णता उतनी अधिक होगी। ये चीज़ समझ रहे? आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व अधिक होगा, तारत्व अधिक होगा तीक्ष्णता अधिक होगी। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही नाम है। ये चीज़ समझ में आए कि आवृत्ति किसको कहेंगे और किस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी? जिसमें तरंगों की संख्या अधिक होगी, ठीक है ना, यानी जिसमें अधिक तरंग घना होगा उसकी संख्या
उसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति समझ में आ गई। अब समझिए कि आवृत्ति से ध्वनि के गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले इससे पहले जान लीजिए कि ध्वनि की आवृत्ति को किस में मापते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम यहाँ लिख देते हैं कि ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। HZ आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। हर्ट्ज, इसको कहते हैं HZ, ठीक है ना, HZ। ध्वनि की आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है, HZ। ये चीज़ नोट कर लीजिए, ध्वनि की आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं, जिसमें आवृत्ति यानी तरंगों की संख्या कम होगी, उसकी आवृत्ति कम होगी, उसका तारत्व कम होगा, उसका तीक्ष्णता कम होगा। जिसमें तरंगों की संख्या अधिक होगी, उसकी आवृत्ति अधिक होगी, तारत्व अधिक होगा, तीक्ष्णता अधिक होगी, ठीक है। और आवृत्ति को किस में मापेंगे, हर्ट्ज में, या फिर तारत्व को किस में मापेंगे, हर्ट्ज में मापेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा हो तो वह कैसी सुनाई देगी। इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। आगे देखिए, मान लीजिए हम देखते हैं ध्वनि दो प्रकार का होगा, यानी आवृत्ति से क्या पता चलता है। आयाम से पता चलता था कि ध्वनि तेज है या धीमा। आयाम से क्या पता चलता था, ध्वनि तेज है या फिर धीमा। जिसका आयाम ज़्यादा होता था वह ध्वनि तेज होती थी, जिसका आयाम कम होता था वह ध्वनि धीमा होती थी। लेकिन आवृत्ति से पता चलेगा कि आवाज़ मधुर है या कर्कश, यानी दो चीज़ पता चलेगा, या तो आवाज़ मधुर पता चलेगा या फिर कर्कश। कर्कश यानी मधुर मतलब ध्वनि पतली है या मोटी, पतली है या मोटी, दो चीज़ पता चलेगा, यानी ध्वनि पतली है या मोटी है। अब ध्यान से समझिए, किसकी आवाज़ मधुर होगी या फिर पतली होगी। अगर पतली आवाज़ है तो क्या उसका आयाम क्या होना चाहिए, तो ध्यान से समझिए। जिस आवाज़ की आवृत्ति अगर अधिक हो, आवृत्ति क्या हो, अधिक है, यहाँ हम दिखाते हैं। मान लीजिए ये दोनों की लंबाई क्या है, आपस में समान है, ये दोनों की लंबाई आपस में समान है। हम यहाँ दोनों में तरंग भरते हैं, तो मधुर आवाज़ है, इसका मतलब इसमें तरंगों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। देखिए ध्यान से, और इसमें तरंगों की संख्या कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बताइए, दोनों समान लंबाई की है, इसमें अधिक तरंग है, अधिक तरंग है, इसका मतलब आवृत्ति इसमें क्या होगा, अधिक होगा, आवृत्ति ज़्यादा होगा। इसमें देखिए समान लंबाई है, तरंगों की संख्या कम है, इसका मतलब इसकी आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति कम होगा। जब आवृत्ति कम होगा तो वह ध्वनि हमको कर्कश सुनाई देगी। कर्कश मतलब मोटी, जैसे लड़का की ध्वनि, लड़का की ध्वनि, लड़का की ध्वनि, गधा की ध्वनि, ये सब की ध्वनि, यानी जिसकी ध्वनि सुनने में कर्कश लगे, मोटा लगे, उसकी ध्वनि को क्या कहेंगे, कर्कश ध्वनि, मोटी ध्वनि। वैसी ध्वनि की आवृत्ति बिल्कुल कम होती है। और जिस ध्वनि की मधुर सुनाई दे, मीठी सुनाई दे, जैसे लड़की की ध्वनि, लड़की की ध्वनि, कोयल की ध्वनि, यानी जिसकी ध्वनि सुनने में हमको मधुर लगे, उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति क्या होगी, उसकी आवृत्ति अधिक होगी। ध्यान से समझिए, समान समय में, ठीक है, तरंगों की संख्या। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, ये कर्कश हमको क्यों सुनाई देती है, तो कर्कश इसलिए सुनाई देती है कि जब हम बोल रहे होते हैं तो उसमें आवृत्ति कम हो जाती है, और आवृत्ति कम होने के कारण उसके बीच में, यानी दो ध्वनि के बीच में जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान, वो हमको, उसमें जो ध्वनि निकलता है वो हमको सुनाई दे देता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसमें खाली स्थान बहुत कम है,
इसलिए ध्वनि कंटिन्यू सुनाई देगा और कुछ फालतू चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ सुनाई नहीं देगा, इसलिए इसकी ध्वनि हमको सुनने में मधुर लगती है। जबकि इसकी आवृत्ति कम है, कम आवृत्ति होने के कारण इस ध्वनि में दो ध्वनि के बीच गैप ज़्यादा है, इसलिए वह ध्वनि मोटा या फिर कर्कश सुनाई देगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, और इसमें एक अपवाद भी है, सब लड़कियों की ध्वनि मधुर नहीं होती है, कुछ लड़कियों की ध्वनि कर्कश भी हो जाती है, और सब लड़का की ध्वनि कर्कश नहीं होती है। कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिसकी ध्वनि क्या हो जाती है, मधुर हो जाती है। इसका मतलब वह है कि यह डिपेंड करता है, कर्कश और मधुर होने पर डिपेंड करता है कि उसकी आवृत्ति क्या है। अगर हम तेज आवृत्ति ज़्यादा निकले, यानी हमारे बोलने की आवृत्ति, हमारी ध्वनि की आवृत्ति यदि ज़्यादा हो तो हमारी भी आवाज़ आपको मधुर सुनाई देगी। यदि कोई लड़की आवृत्ति घटा के या उसकी ध्वनि की आवृत्ति कम हो जाए तो उसकी भी आवाज़ कर्कश सुनाई देती है। जैसे रानी मुखर्जी की साउंड सुने, रानी मुखर्जी जब बोलती है ना, लगता है कोई जेंट्स बात कर रहा है, यानी उसकी भी आवाज़ हमको कर्कश सुनाई देती है। यानी लड़की होने के बावजूद भी उसकी आवाज़ कर्कश होती है। तो ये फुल्ली रूप से डिपेंड करता है कि बच्चों कि उस ध्वनि की आवृत्ति क्या है। आवृत्ति को हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। और याद रखिए 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। यह ध्वनि क्या कहलाती है, अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, इसलिए उस ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20,000 से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं, उस ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में भी हम विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले गुण की तरफ। इसको नोट कर लीजिए। बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रहने दीजिए। इस वीडियो में हम आपको 2 गुण बता चुके हैं, आयाम और आवृत्ति के बारे में। ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे ध्वनि का अतिस्वर। अतिस्वर क्या है, या ध्वनि का विवर्तन किसको कहते हैं, और ध्वनि का परावर्तन किसको कहते हैं। ठीक है ना। इस तीनों गुण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रहने दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।